बिजनेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 में पहला हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का उर्दू तर्जमा तो है मुआहदा, लेकिन लॉ की ज़बान में कॉन्ट्रैक्ट के कानूनी फॉर्मेशन है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले कॉन्ट्रैक्ट कोई भी बनना है तो उससे पहले दो पार्टियां होनी चाहिए। देयर मस्ट बी टू पार्टीज, और एक उस पार्टी ऑफर होना चाहिए, ऑफरर होना चाहिए जो पेशकश करता है, और दूसरा ऑफरी होना चाहिए। उनके दरमियान एक ऑफर होनी चाहिए, या हम इसको भी इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रपोज़ल और प्रपोजी। तो प्रपोज़ल होनी चाहिए, तो सबसे पहले ऑफ़र और एक्सेप्टेंस, यानी एक ऑफ़र करने वाला हो कोई चीज़, कोई बेचने वाला हो, और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे उसकी तमाम शराइत टर्म्स एंड कंडीशन पर, उसे उसे तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उस चीज़ को ख़रीदने के लिए एक्सेप्ट करे, तो उसे हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। जब ऑफ़र और ऑफरी कोई यानी एक्सेप्टर और एक्सेप्टेंस होती है, तो उसके बाद उनके दरमियान एक प्रॉमिस बनता है। प्रॉमिस के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो ऑफ़र मस्ट बी लीगल। इलीगल चीज़ों की अगर हम कोई ट्रेडिंग करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल होगा, क्योंकि ऑफ़र अगर गलत है, इलीगल है, तो फिर जो है एक्सेप्टेंस भी गलत होगी, और वो भी इलीगल होगी, प्रॉमिस भी इलीगल होगा, और कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल होते हैं, डेट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी वो कोर्ट में हम दावा तो दायर उसके ले कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। तो इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तमाम कॉन्ट्रैक्ट के तमाम अज्जा जो होते हैं, स्टार्टिंग टू एंड तक, वहाँ लीगल चीज़ें होनी चाहिए। इलीगल चीज़ों की अदालत में किसी किस्म की रिलीफ या सुनवाई नहीं मिलती। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा एक्ट है? पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जैसा कि ये आपको नज़र आएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द लॉ relating to Pakistan is contained in the Contract Act 1872 that is applied in whole Pakistan। ये पूरे पाकिस्तान में जो कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट हैं, अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त, गुड्स और सर्विसेज की ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन के लिए जो हमारा बिज़नेस लॉ, बिज़नेस के तमाम कवानीन जो कॉन्ट्रैक्ट हम पार्टियों से करते हैं, वो 1872 के एक्ट के तहत। इंडियन पाकिस्तान में ये 1872 ही है, इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले का है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है वो 1872 पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। इसके तहत ही हम ट्रेडिंग करते हैं, और अगर कोई पार्टी अपने ज़िम्मे जो चीज़ डिफ़ॉल्ट करती है तो उसके ख़िलाफ़ हम कानून रिट पिटीशन अदालत में करके उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। डेफिनेशन ये जो इसकी दी है, सम डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एज फॉलो। कुछ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस ये दी गई हैं। पुलॉक कहता है, अकॉर्डिंग टू पुलॉक, एनी एग्रीमेंट आर प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी एग्रीमेंट या प्रॉमिस, ऐसा प्रॉमिस या ऐसा एग्रीमेंट जो अदालत में जिस इन्फोर्सेबल है, लॉ उसमें हरकत में आ सकता है। इन्फोर्सेबल एट लॉ, इन्फोर्सेबल है, नाफिजुल अमल होता है, जिसमें कानून में ताकत होती है। इन्फोर्सेबल एट लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी एग्रीमेंट जो इन
इन्फोर्सेबल नहीं एट लॉ, यानी अदालत या कानून उसको नहीं मानता, तो वो एग्रीमेंट नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है इलीगल जो चीज़ें अगर हम करते हैं, मुजर से चीज़ें जो उसका कारोबार करते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने उसकी पाबंदी लगाई है, तो उन चीज़ों की हम ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर कोई पार्टी पेमेंट नहीं करती तो वो इन्फोर्सेबल एट लॉ नहीं है, क्योंकि उनका तो वो ममनू चीज़ें हैं, उसकी हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इन्फोर्सेबल एट लॉ जो होता है वो उन्हीं चीज़ों पर होता है, वो जायज़ तजारत हम करते हैं, वही जायज़ तजारत के जो एग्रीमेंट होते हैं वही प्रॉमिस होते हैं, वही वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, वही वैलिड प्रॉमिस होते हैं। और वैलिड एग्रीमेंट और वैलिड प्रॉमिस जो होता है वो इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2B जो है उसके ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ इस तरह की है, एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर आर टू एलिमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कहता है दो एलिमेंट हैं, एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट भी वो होना चाहिए वो जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, जिसकी कानून की नज़र में शनवाई है, वो एग्रीमेंट होना चाहिए। इलीगल एग्रीमेंट जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट्स, अब कहता है एग्रीमेंट क्या है, फिर इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ, ये दो एलिमेंट हैं। एग्रीमेंट क्या है और इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ क्या होती है? एग्रीमेंट इट मीन्स एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, कोई भी वादा किया जाए वो एग्रीमेंट है। इफ़ इट इज़ फॉर्म्ड, अगर इसको हमने बनाया है ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशंस फॉर बोथ पार्टी, कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन होता है गिवन एंड टेकन, एक पार्टी को चीज़ देती है और दूसरी उसके बदले पे करती है। मसलन आप बाज़ार में किताब खरीदते हैं, तो आपके पास किताब आती है और आप उसके बदले पेमेंट करते हैं, इसको कंसिडरेशन कहते हैं। गिवन एंड टेकन यानी कुछ देना और कुछ से लेना। अगर गिवन ही गिवन है तो वो कंसिडरेशन नहीं है, अगर टेकन ही टेकन है तो वो भी कंसिडरेशन नहीं है। आप किसी से कोई ज़मीन प्लाट खरीदते हैं, आपके पास प्लाट आएगा, आप उसके बदले पेमेंट करेंगे, इसको कहते हैं कंसिडरेशन फॉर बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों के दरमियान कुछ जो लेन देन होता है, जैसे अकाउंटिंग में आप कैसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, यहाँ लॉ में हम उसको कहते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन गिवन एंड टेकन समथिंग बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टियों के दरमियान जो लेन देन होता है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो एग्रीमेंट में जो ऐसा प्रॉमिस है जो कंसिडरेशन के तहत किया जाता है उसको, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन या देन गिवन ही गिवन है, टेकन नहीं है, तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो एग्रीमेंट ही नहीं है, और एग्रीमेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद है जी प्रॉमिस। प्रॉमिस सेक्शन 2A, प्रॉमिस का मतलब है इट मीन्स व्हेन वन पर्सन मेक ए प्रपोजल, एक आदमी प्रपोजल करता है, ऑफर करता है टू एन अदर पर्सन, किसी दूसरे शख्स को, इट बिकम्स ए प्रॉमिस, ये प्रॉमिस बनता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो प्रपोजल जो है, जो ऑफ़र करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। अब प्रपोजल सेक्शन 2, प्रपोजल क्या है? सेक्शन 2B, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज यानी शो करता है अपना, हिज विलिंगनेस, अपनी रजामंदी जाहिर करता है एक बंदा, टू डू कि मैं कोई काम करूँगा, और टू अब्सटेन फ्राम या इस काम करने से बाज रहूँगा, यानी दोनों के दरमियान वो मुआहदा होता है, करना ना या ना करना दोनों ही मुआहदे में आ जाते हैं। डूइंग एनी थिंग इट इज़ सेड टू बी प्रपोजल, इसको हम प्रपोजल कहते हैं। तो एक ऑफ़र करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, ये तो ऑफ़र को हम प्रपोजल भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है,
ए सी ऑफर्ड टू सेल हिज कार, सी अपनी कार बेचना चाहता है टू बी फॉर ₹8 लाख। बी एक्सेप्ट दी ऑफर, और बी ये ऑफर एक्सेप्ट करता है। दिस ऑफर, इस ऑफर को कबूल करता है। और ये दिस ऑफर बिकम ए प्रॉमिस, ये ऑफर प्रॉमिस करती है। यानी प्रॉमिस उस वक्त बनता है, एक ऑफरर है, ऑफर करने वाला है, और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला। ऑफर वाला ऑफर करे और एक्सेप्ट करने वाला वो तमाम शराइत जो तयशुदा हैं उनके दरमियान वो एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम प्रॉमिस कहते हैं। अगर ऑफर ऑफर करने वाला ऑफर करता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो प्रॉमिस नहीं होगा। दोनों पार्टियां एग्री हो जाएं किसी बात पर। ऑफर करने वाला ऑफर क्या करता है, जी मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ और इतने की बेचना चाहता हूँ, ये इसका कलर होगा, ये इसकी शराइत होंगी, इतनी पेमेंट होगी, इतनी डिस्काउंट होगी। और दूसरी पार्टी जो उसको एक्सेप्ट कर ले उस तमाम शराइत के साथ, तो ऑफ़र और मस्ट बी, ऑफ़र जो होती है वो फिर ऑफ़र एक्सेप्टेंस मिल के प्रॉमिस बन जाता है। दिस प्रॉमिस इज़ ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट, और ये जो प्रॉमिस बनेगा वो एग्रीमेंट होगा। ऑफ़र एंड ऑफ़र, फिर प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट बनता है, एग्री के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब जी इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ क्या है? इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ, an agreement is enforceable by law if it is recognized by court। कोई भी एग्रीमेंट कानून की नज़र में इन्फोर्सेबल वही है, यानी जिसकी सुनवाई होती है, जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, अगर कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज करे, तस्लीम करती है। अगर कोर्ट उसको तस्लीम करती है तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है। अगर एग्रीमेंट कोर्ट उसको तस्लीम ही नहीं करती, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, क्योंकि उस एग्रीमेंट में कुछ खामियां होंगी। वो इलीगल चीज़ के दरमियान एग्रीमेंट होगा, कब्ज़ा लिया होगा, उसके नजायज़ तरीके से वो चीज़ हासिल की होगी, एग्रीमेंट किया होगा, किसी को बाय फोर्स राज़ी किया होगा कि चीज़ बेचो, तो वो एग्रीमेंट किया होगा। अगर धमका के, डरा के, खौफ के ज़रिए गन पॉइंट पर एग्रीमेंट साइन करवाए हों, तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, और कोर्ट इसको रिकॉग्नाइज नहीं की करती, और वो एग्रीमेंट जो होता है वो इलीगल होता है, और उसको हम एग्रीमेंट, वो उसकी सुनवाई नहीं होती। तो जिसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करे, कोर्ट किसको रिकॉग्नाइज करती है? क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। लीगल ऑब्लिगेशन, कानूनी जिम्मेदारी, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो कानूनी जिम्मेदारियां पैदा होती हैं। क्या कानूनी जिम्मेदारियां पैदा होती हैं? पहली जिम्मेदारी, ऑफरर जो होता है, जिसने चीज़ ऑफ़र की होती है, उसकी ज़िम्मेदारी है वो चीज़ डिलीवर करे। और जो ऑफरी होता है, जिसको चीज़ बेची जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि उसकी वो पेमेंट करे। तो लीगल कानूनी ज़िम्मेदारियाँ पैदा होती हैं किसी भी वैलिड एग्रीमेंट में। और अगर किसी में कानूनी ज़िम्मेदारियाँ ना पैदा हों तो वो एग्रीमेंट ही नहीं होता। क्यों? कि अगर आप ज़बरदस्ती किसी से चीज़ छीनते हैं, तो उसमें तो लीगल एप्लीकेशन पैदा नहीं होती, कोई चीज़ फराहम करने वाले पर ज़िम्मेदारी नहीं होती वो आपको फराहम करे। लेकिन अगर आप लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आप एग्रीमेंट करते हैं, तो दो पार्टियों के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं। क्या होती हैं? पहली जो जिसने चीज़ बेची होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का वायदा किया होता है, चीज़ बेची होती है, उसने चीज़ डिलीवर करनी होती है एट दी सर्टन टाइम, एक ख़ास मुद्दत में। और दूसरी जिसने ख़रीदी होती है उसने पेमेंट करनी होती है। दोनों के कंधों पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर दोनों में से किसी एक के कंधे पे ज़िम्मेदारी ना हो तो वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी उस एग्रीमेंट में, वो एग्रीमेंट ही नहीं होगा, वो एग्रीमेंट सही नहीं होगा। आगे जी सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं? सोशल एग्रीमेंट वो होते हैं समाजी मुआहदे।
ए सोशल एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये इन्फोर्सेबल लॉ नहीं होते, इसमें कानून इसमें हरकत में नहीं आता। बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, इसमें कानून वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। सोशल एग्रीमेंट जैसे बाप बेटे को तोहफा देता है, तो अगर वो कहता है मैं आपको, आप पास हो जाएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा मोटरसाइकिल, तो उसमें अगर वो पास हो जाता है, वो उसको मोटरसाइकिल नहीं देता, तो कोई कोर्ट ऑफ लॉ में दोनों में से कोई नहीं जा सकता। तो ये उनके अपने प्यार मोहब्बत की बात है, इसमें कोई चीज़ बेची तो नहीं है। लव एंड अफेक्शन है मोहब्बत के ज़रिए। लीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? लीगल एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। बिकॉज इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्रिएट होती हैं। क्योंकि कानूनी जो मुआहदे होते हैं, जो कानून के मुताबिक किए जाते हैं, जायज़ चीज़ों का किया जाता है, इलीगल चीज़ों का नहीं किया जाता, किसी को धमका के नहीं एग्रीमेंट किया जाता, उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं। और क्योंकि जिसने चीज़ खरीदी होती है उसने चीज़ पेमेंट करनी होती है, और जिसने चीज़ बेची होती है उसने चीज़ को डिलीवर। और मसलन मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घड़ी बेची है, तो ए का फ़र्ज़ है, ए की लीगल जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, घड़ी उसको डिलीवर करे, और बी की जिम्मेदारी है कि उसको वो पेमेंट करे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन इस तरह होती है। पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होता है, ऑफ़र एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस के बाद होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप और चौथा कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस पहले, क्योंकि कोई भी प्रॉमिस है तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, बेचने वाला होना चाहिए चीज़, ऑफ़र करने वाला, फिर एक्सेप्टेंस उसको कबूल करने वाला, फिर प्रॉमिस होना चाहिए उनके दरमियान पार्टियों में, प्रॉमिस, और फिर प्रॉमिस के बाद एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट